हेलो डियर, आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है, आप सभी को मैं बता दूं, MSN के ऊपर है, MSN 2 के ऊपर है। MSN 1 और MSN 2 है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं MSN 2। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो है आपका CT स्कैन के ऊपर। क्या चीज़ है? CT स्कैन के ऊपर है। CT स्कैन का क्या उपयोग होता है, क्या उद्देश्य है, CT स्कैन होता क्या है, इसको हम देखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है बार बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन के बारे में कि ट्रैक्शन होता क्या है, ट्रैक्शन का क्या टाइप्स है, इसका क्या उद्देश्य है। और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और शामिल किए हैं, वो क्वेश्चन है आपका इन्फेक्शन के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर है? इन्फेक्शन के ऊपर है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कितने प्रकार का होता है, तो ये चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, किसी भी स्टेट में है, आप हिंदी में है या इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को अगर आप समझ आइएगा और आपके अंदर वर्ड पावर है, लिखने का क्षमता है इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। वरना अगर आप रटने रटाने वाला काम करते हैं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि ये हिंदी में है और समझ के भी आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप रटने रटाने वाला काम कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। अगर आपके अंदर इंग्लिश मजबूत है तो चीज़ों को आप लिख सकते हैं समझ के। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा, जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, देखिए, और चीज़ें को बार बार देखना ना पड़े, इसके लिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखिए क्वेश्चन को और वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद अपने मन से जो है लिखने का काम कीजिए, आंसर को और नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ें है कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे पूछ रहा है CT स्कैन के बारे में कि CT स्कैन होता क्या है। देखिए, तो CT स्कैन आपको दे देगा एग्जाम में और लिखना पड़ेगा CT स्कैन के ऊपर। CT स्कैन को कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। देखिए दोस्तों, CT स्कैन जो होता है उसका फुल फॉर्म आपसे कोई पूछेगा तो बोलिएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो CT स्कैन को कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। ध्यान में दीजिएगा, आप सभी से कोई पूछ देगा CT स्कैन का फुल फॉर्म, क्योंकि CT स्कैन का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो CT स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है। चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा और इसी को आप लोगों को जो है ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट है, इसमें रोटेटिना। देखिए, इसमें रोटेटिना एक्सरे मशीन व कंप्यूटर्स की मदद से शरीर के अंगों को 2D एवं 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जाती है। क्रॉस सेक्शनल इमेज का मतलब होता है कि अंदर तक के चीज़ों को ये दिखाता है, एक दूसरे को आर पार करते हुए अंदर तक के ये जो है आपके इमेज को लेता है। तो यही होता है CT स्कैन। तो दोस्तों, ये जो CT स्कैन होता है इसमें रोटेटिना एक्सरे मशीन होता है और साथ में एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, ये जो क्या है आपका 2D और 3D का क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार करता है। तो ये चीज़ों को समझ लिए कि CT स्कैन है क्या। CT स्कैन उसे कहते हैं, CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी इसको कहते हैं CT स्कैन को। CT स्कैन जो होता है उसमें आपका रोटेटिना, ध्यान में रखिएगा, रोटेटिना एक्सरे मशीन होता है और कंप्यूटर्स की मदद से शरीर के 2D और 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जाती है। क्रॉस सेक्शनल मतलब आर पार करते हुए अंदर तक के चीज़ों को दिखाता है, इसमें 2D और 3D करके। तो यही चीज़ें है। इसमें क्या होता है CT स्कैन में? रोटेटिना क्या होता है? रोटेटिना एक्सरे और कंप्यूटर के मदद से 2D और 3D शरीर का क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार किया जाता है। चीज़ों को समझ गए। अब CT स्कैन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों, जो CT स्कैन का उपयोग होता है, CT स्कैन निम्न स्थितियों का निदान करने के लिए उपयोग में आता है। मतलब जो CT स्कैन होता है ये निम्न चीज़ों के डायग्नोसिस में आता है, जैसे पेट का संक्रमण वगैरह हो गया, पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हो गया, ब्रेन के ट्यूमर में भी, अस्थि फ्रैक्चर में भी, मतलब बहुत सारे, अगर अत्यधिक गंभीर रहता है तो उसको जो है CT स्कैन किया जाता है। नॉर्मल चीज़ों को एक्सरे से काम चला जाता है। अगर अंदर तक चीज़ें चोट लगा रहता है या अंदर तक चीज़ें प्रभावित है तो उसके लिए CT स्कैन का उपयोग बेटर ऑप्शन रहता है। उसमें जो है क्रॉस सेक्शनल इमेज, ताकि वो चीज़ें को एकदम फ्रेश अलग अलग करके दिखाता है सब इमेज को। तो ही होता है इसका उपयोग जो है संक्रमण के निदान में, अस्थिभंग, फ्रैक्चर में, ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर वगैरह कुछ भी हो, आंतरिक अंगों की चोट में, इंटरनल ट्रॉमा में, उसके बाद है आंतरिक रक्तस्राव मतलब इंटरनल ब्लीडिंग में, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज में, इस समय ये काम में आता है। सर्जरी व बायोप्सी की प्रक्रियाओं में, जो भी सर्जरी और बायोप्सी होता है उसके प्रक्रियाओं में इसका काम आता है देखने के लिए, उपचार व प्रभाव का पता लगाने के लिए, इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? CT स्कैन का। तो CT स्कैन है क्या, समझ लिए, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। इसमें जो होता है रोटेटिना एक्सरे मशीन और प्लस में इसमें कंप्यूटर लगा होता है, जो क्या करता है, शरीर को 2D और 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज क्या करता है, तैयार करता है। यही होता है CT स्कैन और इतना सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें हो गया CT स्कैन। यहाँ पे पूछेगा तो लिख दीजिएगा। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि उसमें रोटेटिना और कंप्यूटर लगा होता है जिसके थ्रू 2D और 3D इमेज तैयार करता है क्रॉस
क्रॉस सेक्शनल, वो वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेटिना वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के ऊपर, इन्फेक्शन है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इसका कौन कौन से स्रोत है, उसको लिखना था। संक्रमण का अभिप्राय, रोग उत्पादक सजीव। देखिए आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये मत करने लगिएगा कि इसका डिटेल में, टोटल प्रकार को भी आप लोग डिटेल में लिखने लगिएगा और इसका स्रोत को भी लिखने लगिएगा और इन्फेक्शन के बारे में भी लिखने लगिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना 5 नंबर के क्वेश्चन टाइम किलिंग कर देगा। आप इसका सीधा इन्फेक्शन के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद ये कैसे फैलता है इसका सोर्स स्रोत लिख दीजिएगा। अगर टाइप्स लिखना भी हो तो इसका टाइप्स तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर संक्रमण के बारे में पूछता है तो संक्रमण के बारे में लिख दीजिएगा और संक्रमण के बाद लिखने के बाद जो है इसका कौन कौन से स्रोत है, कौन कहाँ से फैल सकता है, वो चीज़ों को लिख दीजिएगा। और टाइप्स लिखो कीजिएगा तो सिर्फ टाइप्स लिख दीजिएगा, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रदूषण, एक दूसरे से ड्रॉपलेट संक्रमण हो जाता है, बहुत सारे संक्रमण का प्रकार है। बट आप सीधा स्रोत और संक्रमण के बारे में लिख दीजिएगा, 5 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे है, 10 नंबर में पूछेगा तब उसमें आपको टाइप्स, स्रोत और इन्फेक्शन क्या है लिखना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम लोग जानते हैं 5 नंबर का है तो शॉर्ट में ही देखते हैं। संक्रमण क्या है, तो संक्रमण का अभिप्राय है रोगों उत्पादक, मतलब रोग का उत्पादन करने वाला सूक्ष्म जीवों, पैथोजेनिक, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, फंगस, एक कोशिकीय परजीवी आदि का शरीर अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश करके वहां पर स्थापित होना और अनुकूल दशाओं में उनका बहुगुणन होना अर्थात रोग उत्पन्न करना। देखिए संक्रमण क्या होता है, तो संक्रमण का मतलब होता है कि रोग उत्पाद करने वाले वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर के किसी भाग में पहुंच के, जैसे विषाणु, कवक, एक कोशिकीय परजीवी, जीवाणु, ये सब शरीर के किसी भाग में, किसी अंग में पहुंचकर वहां पे अपने लक्षण को क्या करना, प्रदर्शित करने के साथ साथ अपने से रिलेटेड बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का प्रजनन करना और हमारे शरीर को प्रभावित करना, उस अंग को, वही होता है क्या चीज़, इन्फेक्शन। और रोग उत्पन्न करना वही चीज़ है, प्रभावित करना, रोग उत्पन्न करना वही होता है क्या चीज़, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे इन्फेक्शन कैसे होता है, तो कोई भी चीज़ें हैं, कोई संक्रमण हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव पहुँचता है, वो सूक्ष्म जीव किसी रास्ते से, नाक के रास्ते से हो, मुंह के रास्ते से हो, या स्किन पे बैठकर हो, धूल कण के माध्यम से हो, पानी के माध्यम छूने से हो, जैसे फंगस, कवक लगने से दांत खाज खुजली होता है ना, तो क्या होता है वो स्किन पे पानी से हो सकता है, मिट्टी से हो सकता है, गंदे चीज़ मैल वगैरह से भी हो सकता है, पसीना से होता है। तो ये सब क्या होता है कि उस जगह पे शरीर के किसी अंग पर जाकर क्या होता है, बैठ जाता है और उस स्थान पर क्या करता है, अपने से जैसा अनेकों सूक्ष्म जीव को पैदा करता है, जो क्या करता है, रोग उत्पादन करने वाला दशाओं को, स्थिति को उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। और वही होता है क्या चीज़, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है शरीर में, शरीर के किसी भाग में, तो वो सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस माने कवक हो सकता है, या कोई एक कोशिकीय जीव जो परजीवी है, जो दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, वैसे जीव हो, ये शरीर में प्रवेश करके और फिर शरीर में रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि रोग उत्पन्न होने पर उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब ये शरीर में जब प्रवेश कर जाता है सूक्ष्म जीव, तो इसके प्रवेश करने पर धीरे धीरे जो भी, जैसे वायरस वगैरह है या कवक है, या अगर कवक किसी स्थान पर बैठता है तो क्या करता है, खुजलाने लगता है, वहाँ पे खुजली होने लगेगा। अगर आपको वायरस अंदर जाता है तो क्या करता है, वो आपको बहुत सारे चीज़ें आपको प्रभावित करने लगता है, जो वायरस जनित रोग होता है। जो बैक्टीरिया जनित रोग है, वो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके वो रोग उत्पन्न करने लगता है। तो वही कहता है कि वो रोग को उत्पन्न करने पर उसके लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। स्थानीय संक्रमण से शोध मतलब इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन सूजन में हो सकता है, खुजली में हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये जो है ये आपका ये सारी चीज़ें संक्रमण में शोध मतलब इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाता है। संक्रमण के स्रोत, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण होने के निम्नलिखित स्रोत है। अब हम लोग संक्रमण के बारे में पढ़ लिए कि कोई सूक्ष्म जीव है जो शरीर के किसी भाग या स्थान में पहुंच के उस भाग को या स्थान पर क्या करता है, अपने जैसा अपने समान अनेक सूक्ष्म जीवों का जो है प्रजनन करने लगता है, जिसके कारण वो अंग क्या होता है, धीरे धीरे प्रभावित आने लगता है, इफेक्टेड होने लगता है और वहाँ पे क्या होता है, वो रोग उत्पन्न करने लगता है। उस दशा में जैसे वायरस अगर अटैक किया है तो वायरस जनित रोग होगा, बैक्टीरिया अटैक किया है तो बैक्टीरिया वाला रोग होगा, कवक गया है तो कवक वाला रोग होगा। तो उस दशा का जो है रोग शरीर में उत्पन्न करने लगता है और वैसे ही लक्षण को प्रकट करने लगता है। तो यही जो होता है क्या होता है, आपका इन्फेक्शन होता है। और जिस भी स्थान पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी शोध होने लगता है। वो शोध या तो खुजलाहट हो सकता है या उसका कुछ भी दर्द वगैरह या सूजन वगैरह हो सकता है। और यही उत्पन्न होने के बाद जो है यही संक्रमण कहलाता है। संक्रमण के अनेकों स्रोत है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन फैलने का कौन कौन सा स्रोत है, तो अनेकों स्रोत है, चलिए देखते हैं।
देखिए, इसका स्रोत है पानी एवं मिट्टी के स्रोत से भी संक्रमण उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनेक रोगजनक जीवाणु लंबे समय तक मिट्टी में रहते हैं। अब देखिए, जो पानी और मिट्टी है, ये क्या करता है, ये भी संक्रमण पैदा करने के लिए बहुत ही उत्पन्न करता है, उत्तरदायी होता है। क्योंकि मान के गंदे पानी को आप यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं, आप जैसे उस पानी का यूज करेंगे तो आपको जो भी शरीर में जैसे पीते हैं तो अंदर चला जाएगा तो पेट वगैरह, आंत वगैरह में इन्फेक्शन करेगा, तो उससे बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होगा। अगर उससे नहाते हैं तो आपके स्किन का प्रॉब्लम करेगा। तो यही है, कोई धूल कण वाला मिट्टी है और उस धूल कण में कोई ऐसे परजीवी है या सूक्ष्म जीव है जो धूल कण आपके शरीर पर लगा और वो आपके शरीर पर बैठ गया और वहाँ पे आपको खुजलाने लगा, तो वही जो होता है, ये सब जो है पानी मिट्टी क्या करता है, संक्रमण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। और अनेक रोग उत्पन्न करने वाला जो है जीवाणु लंबे समय तक मिट्टी में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी में वो आसानी से चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है और वो मरता, वहाँ पे नष्ट जल्दी नहीं होता है। मिट्टी में टेटनम, बैसिलाई के स्पोर आदि भी संक्रमण होते हैं। और जो टेटनस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, मिट्टी के थ्रू ही होता है। खाली पैर कोई अगर ब्लीडिंग वाला पेशेंट, अगर घाव वाला पेशेंट अगर क्या करता है, खाली पैर चलता है तो मिट्टी में जो टेटनम बैसिलाई होता है, जो जिसके कारण टिटनस होता है। टिटनस किसके कारण होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए टिटनस किसके कारण होता है। बहुत बार बता चुके हैं। तो जो टिटनस होता है, जो टिटनस के बैक्टीरिया है, वो मिट्टी में रहता है। और जब खुला पैर कोई चलता है घाव वाला पेशेंट, तो उसको उसी घाव के थ्रू जो है वो मिट्टी के थ्रू, घाव के थ्रू समाकर और जो है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये मिट्टी में टिटनस वाला और एक टेटनम बैसिलाई होता है, जो इसका स्पोर जो है मिट्टी में होता है, जो संक्रमण का स्रोत है। दूसरा है संक्रमण का मुख्य स्रोत ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित हो। पहला तो पानी और मिट्टी देख लिए स्रोत। दूसरा स्रोत क्या है, कोई ऐसे व्यक्ति स्रोत हो सकता है जो पहले कोई बीमारी, संक्रामक बीमारी से जो है वो ग्रसित हो, तो उसके थ्रू भी जो है संक्रमण फैल सकता है। तीसरा है अधिकांशतः संक्रमण जो है संक्रमण का शिकार हुए पशुओं एवं जानवरों के कारण भी हो जाता है, जैसे कुत्तों से रेबीज रोग आदि। जैसे बहुत सारे कुत्ते जानवर ऐसे होते हैं जो संक्रमण के कारण क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है, या वो संक्रमण के कारण जो है उसको संक्रमण इफेक्टेड किया है। जैसे कुत्ता का रेबीज रोग जो होता है, तो आदमी, कुत्ता क्या होता है, आदमी के आसपास रहता है, आदमी खाता है, वहाँ भी कुत्ता रहता है, गाँव घर में भी कुत्ता रहता है, गाँव मोहल्ला शहर में भी कुत्ता रहता है, जो आदमी के आसपास ही रहता है। तो वो जो कुत्ते होगा जो रेबीज से इन्फेक्टेड होगा, क्या होगा, और वो लोगों के आसपास जाएगा तो कुत्ता का जो रेबीज है आदमी में भी प्रवेशित कर जाएगा। तो ही चीज़ें है, कहता है अधिकांश संक्रमण जो होता है संक्रमण शिकार हुए पशुओं एवं जानवरों के कारण भी होता है। जैसे कुत्तों में अगर रेबीज हुआ है और वो कुत्ता आसपास घूम रहा है तो लोगों में भी वो रेबीज हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको जानवरों और पशुओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए या साफ़ सुथरा उसे रखना चाहिए। चौथा है जीवाणु युक्त भोजन ग्रहण करने से भी संक्रमण उत्पन्न होता है। यदि भोजन संक्रमित हो तो भी संक्रमण फैलता है। अगर देखिए, भोजन भी एक संक्रमण का मुख्य भूमिका निभा सकता है उत्पन्न करने का, क्योंकि अगर कोई नॉन बॉइलिंग पानी है और बॉइलिंग पानी है, दोनों में अंतर होता है। कोई अगर बॉइलिंग पानी अधिक दिन तक पिएगा तो उसमें कोई संक्रमण नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पानी पीता है तो उसमें संक्रमण रहने का खतरा रहता है। अगर उसको बॉयल कर दीजिएगा तो उसमें का सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाएगा और वो क्या है, संक्रमण मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से और सारे भोजन हैं, जैसे उस पर चींटी वगैरह या मक्खी वगैरह लग गया और वो भोजन कीजिएगा तो संक्रमण होगा। तो ही कहता है कि संक्रमण भी जो है वो भोजन भी जो है संक्रमण फैलाने का एक मुख्य स्रोत है। तो ये भी चीज़ें हैं, इसलिए भोजन जैसे ही निकले उसको खा लेना चाहिए, छोड़ना खुले नहीं चाहिए, या भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं। पाँचवा है विभिन्न प्रकार के रोगजनक जीवाणु जैसे हैजा और हेपेटाइटिस वायरस जो है वो संपर्क में आने के कारण पानी भी, हेपेटाइटिस वायरस के संपर्क में आने के कारण एवं पानी भी संक्रमण का मुख्य स्रोत है। देखिए, अब जो बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोग है जैसे हैजा, हेपेटाइटिस, ये सब वायरस के कारण होता है। और वायरस में जैसे वायरस कोई भी चीज़ में संक्रमित हो सकता है। वो एक प्रकार से क्या है, वो एक प्रकार से हवा की तरह है। वो क्या होता है, खुले चीज़ों में चलता है तो वो पानी में भी होगा, और पानी में जब जाएगा तो वो पानी पीते हैं तो हैजा होगा, हेपेटाइटिस वायरस हो जाएगा। ये सब के कारण जो है होगा, और पानी भी इसका एक मुख्य स्रोत बन सकता है संक्रमण का। तो हमने क्या बताया, कोई व्यक्ति भी बन सकता है मुख्य संक्रमण के लिए उत्तरदायी, पानी भी बन सकता है, भोजन भी बन सकता है, जानवर भी हो सकता है, और उसके बाद मिट्टी भी हो सकता है, तो ये, और वायु भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट में आप इसको लिख दीजिएगा कि इन सब चीज़ों से अगर संक्रमण होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो ये हो चुका है यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक छठा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। छठा पॉइंट क्या है कि संक्रमण के अंतिम स्रोत शरीर से निकलने वाले तत्व जैसे मूलमूत्र, थूक, पीक तथा संक्रामक रोगों से पीड़ित पशु एवं मनुष्यों को मुंह एवं नाक से निकलने वाले कणों आदि से भी संक्रमण होते हैं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं स्रोत में कि संक्रमण जो है वो अनेक प्रकार से मल मूत्र त्याग करने पर भी, खुले जगह पर उससे भी होगा, और जैसे बहुत सारे पशु देखते होइएगा कि उसको मर जाता है, फेंक देता है, तो उससे भी हो जाएगा, उसके अवशेषों से भी हो सकता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे सूक्ष्मजीव बैठेगा और वो सूक्ष्मजीव आसपास के वातावरण में घूमेगा तो उससे भी होगा। या हो सकता है बहुत सारे पीड़ित मनुष्य और पशुओं के मुंह से जो निकलने वाला झाग वगैरह या थूक वगैरह है उसको वातावरण में मिलने से और फिर उस वातावरण को एक स्वस्थ पुरुष अपने अंदर श्वास में लेने से भी संक्रमण हो सकता है। तो ही कहता है थूक, पीक, मूत्र, पीक तथा संक्रामक रोगों से पीड़ित पशुओं और मनुष्यों के मुंह से निकलने वाले कन्यों से भी जो है संक्रमण उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दिया। ये सब स्रोत है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं कि कितना कितना स्रोत जो है हो सकता है मुख्यतः। तो यहाँ पे मुख्यतः हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं ट्रैक्शन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैक्शन वाला। देखिए ट्रैक्शन होता क्या है। देखिए ट्रैक्शन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ट्रैक्शन है क्या। ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए समझिए, ट्रैक्शन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें वजन, पुली, रस्सी आदि साधनों को व्यक्ति की टूटी हुई अस्थि को वापस उचित स्थान में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। देखिए ट्रैक्शन जो है इसका उपयोग, मान गया किसी का अगर कोई अस्थि वगैरह, हड्डी वगैरह टूट गया है, उसका भंग हो चुका है, तो और वो खतरनाक तरीक़ा से भंग हुआ है, अगर वो सही जगह पे नहीं आ रहा है तो ट्रैक्शन का उपयोग करके, अब ये ट्रैक्शन में क्या होता है, तो वजन वाला कोई सामान होगा या कोई पुली होगा जिसमें जैसे ये पुली होगा, जैसे आप लोग पहले के जो डीप वेल देखे होंगे वो लोग, तो उसमें पुली रहता था और इस पुली पर रस्सी होता था और ये रस्सी से एक बगल इधर बाल्टीन लगा था और इधर लोग खींचते थे, तो ये पुली सरकता था और ये पुली सरक के पानी ऊपर जाता था। तो इसी प्रकार से इस पुली में भी रस्सी लगा रहेगा और पैर में बांध दिया जाता है और ये पुली को टाइट कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति जो भी अस्थि टूटा हुआ है वो एक सीध में आ जाता है। तो यही चीज़ें कहता है कि ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है ना, वजन रहता है, पुली रहता है, पुली मतलब चक्का, और रस्सी रहता है, और इन्हीं साधनों से व्यक्ति का जो टूटा हुआ अस्थि होता है उसको वापस से अपने स्थान पर लाने में इसको प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका जो यूज है ना, ट्रैक्शन का यूज जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पर प्रेशर कम करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जिसका स्पाइनल में प्रॉब्लम होगा, स्पाइनल कॉर्ड पर जिसका प्रेशर लगता होगा, तो उसको दबाव कम करने के लिए भी इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। सीधा समझिए ट्रैक्शन मतलब कोई वजन का या कोई पुली वाला या कोई रस्सी वाला चीज़ से किसी ऐसे व्यक्ति जिसका हड्डी टूटा हुआ हो, तो उसको एक सही जगह पर लाकर सही स्थिति में करने के लिए इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। जिसमें होता है कि व्यक्ति का जो भी टूटा हुआ अंग है, अस्थि है, उसको खींचकर एक सही जगह पर लाया जाता है। और वजन का काम होता है कि क्या करता है, वह वजन उसमें इसलिए दिया जाता है ताकि वह एक सीध में बना रहे वजन के सहारे। तो यही होता है ट्रैक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे ट्रैक्शन चीज़ों को समझते हैं कि ट्रैक्शन का क्या उद्देश्य होता है। ट्रैक्शन के उद्देश्य, पर्पज ऑफ ट्रैक्शन का क्या उद्देश्य है। टूटी हुई हड्डी व अंगों का गति भ्रंश होने पर उन्हें रिलाइजन करना। देखिए जो भी टूटी हुई हड्डी है और जो भी अंग होता है उसको गति भ्रंश होने पर, मतलब उसमें कोई भी गति हो रहा हो तो उसको एक सीध में रखने के लिए, एक सीध में करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ट्रैक्शन का, ताकि इधर उधर हिले डुले ना और वह एक सीध में जिस साइड से ट्रैक्शन किया जाए उसी साइड वो बना रहे एक स्थिति में। सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से दर्द से आराम दिलाने के लिए। अब ये ट्रैक्शन क्या करता है, दबाव कम करता है। दबाव कम करता है तो क्या होता है, किसी भी सर्जरी में अगर दर्द हो रहा हो तो उसे अस्थायी दर्द के आराम दिलाने के लिए भी इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्शन क्या करता है, खींच के एक सीध में कोई भी अंग है उसको एक सीध में रखता है। जैसे घुटना का किसी को सर्जरी हुआ है, अब एक घुटना का सर्जरी हुआ है तो उसको वहाँ पे हड्डी में प्रॉब्लम है, तो सर्जरी करके और यहाँ पे अगर स्टील लगाना है तो स्टील लगाना है, जब तक सीधा नहीं करेगा हड्डी को तब तक कैसे स्टील लगेगा। तो उसी हड्डी को सीधा करने के लिए इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि हड्डी एक सीध में बना रहे और कुछ समय तक एक सीध में रखा जाए ताकि हड्डी बिल्कुल सीधा हो जाए और दिक्कत ना हो। और साथ में सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से जो है, टेम्प्रोरी रूप से जो है, उससे दर्द से आराम दिलाने के लिए भी ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अस्थियों की विकृतियों का इलाज करने। वही बताएं कि कोई हड्डी है टूटा हुआ है तो उसको इलाज करने के लिए इस ट्रैक्शन का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या देखे हैं, टूटी हुई हड्डियों को गति भ्रंश होने पर रिलाइजन करना, सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से दर्द से आराम दिलाने के लिए, अस्थियों को विकृतियों का इलाज करने के लिए ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद है ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे स्पाइनल तंत्रिकाओं से प्रेशर कम करने के लिए, जो मेरुदंड है, जो स्पाइनल कोड है, उसको प्रेशर कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ट्रैक्शन का। तो चीज़ें याद रखिएगा कि हड्डी वगैरह में, टूटे हुए हड्डी वगैरह में इसको काम आता है, सीधा करने में, दर्द से आराम दिलाने में, प्रेशर कम करने में, स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर कम करने में ट्रैक्शन का उपयोग होता है। यही उसका उद्देश्य भी है। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए ट्रैक्शन का हम लोग को प्रकार यहाँ पे पढ़ना है। ट्रैक्शन का कितने प्रकार होता है? तो ट्रैक्शन का जो प्रकार है, 2 प्रकार है मुख्यतः यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं। एक है स्किन ट्रैक्शन और एक है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो देखिए स्केलेटल ट्रैक्शन पर भी अच्छा क्वेश्चन बना है, क्योंकि स्केलेटल ट्रैक्शन जो है एक अलग ही पूछा भी गया है कि 5 नंबर में ये पूछा गया है कि स्केलेटल ट्रैक्शन है क्या, बताइए। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल जो ट्रैक्शन है ये होता क्या है। ये 2 प्रकार से जो ट्रैक्शन है। स्किन ट्रैक्शन क्या देखते हैं? टूटी हुई अस्थियों के उपचार के लिए पट्टियों, खपचियों, कैनवास आदि को अस्थिभंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वह वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थिभंग का अस्थायी इलाज है। अब देखिए किसी का अगर हड्डी टूट जाता है ना, तो हड्डी टूटने पर, जैसे कोई ऐसे जगह का हड्डी टूट गया है जो जहाँ पे प्लास्टर वगैरह करने में मुश्किल है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी पट्टी लगाया जाएगा, जो भी खपची लगाया जाएगा, जैसे जो लोग फिजियोथेरेपी कराए होंगे तो उनको पता होगा, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि वहाँ पे पट्टी लगा दिया जाता है और वो पट्टी को क्या किया जाता है, कस के उसमें साटने वाला रहता है, वो साट दिया जाता है और उससे एक पट्टी रहता है जिसमें पुली में क्या किया जाता है कि पुली से खींचकर और उसको कस दिया जाता है और कुछ समय तक, आधे घंटे 1 घंटे तक जो है उसको उसी स्थिति में रखा जाता है, ताकि जो अस्थिभंग होता है उसका अस्थायी इलाज हो सके। तो नॉर्मल ये क्या होता है ना, ये स्किन ट्रैक्शन, ये नॉर्मल आपको जो है ये हल्का फल्का फ्रैक्चर वगैरह में काम में आता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा। इसमें स्किन ट्रैक्शन में होता यह है कि जो भी टूटा हुआ अस्थि है उसके ऊपर पट्टी बांधकर, खपची बांधकर, कैनवास को क्या किया जाता है, अस्थिभंग के स्थान पर बांधा जाता है स्किन के ऊपर ही, और उसको अच्छे से बांधकर उसमें वजन भर लटकाकर पुली से सही दिशा में खींच दिया जाता है और उसको जो है एक दिशा में कुछ देर तक रखा जाता है, जिससे होता है कि यह अस्थिभंग मतलब फ्रैक्चर का अस्थायी टेम्पोररी इलाज होता है। मतलब सीधा समझिए कि यह क्या करता है स्किन ट्रैक्शन, कि स्किन के ऊपर हड्डियों को क्या करता है, एक सीध में रखकर बांधकर और पुली के सहारे खींचा जाता है, ताकि इससे अस्थायी इलाज अस्थिभंग में मिल सके। तो यही होता है आपका स्किन ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन क्या होता है? तो स्केलेटल ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पिन, तार, रड आदि इससे अस्थि को जोड़ा जाता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो जिसका हड्डी पूरा 2 टुकड़े में बढ़ जाता है या खुंडी हो जाता है, कई भागों में टूट जाता है, तो उसका हड्डी जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि उसमें पिन लगाया जाता है या रड लगाया जाता है, उसी को तार बोला जाता है या पिन बोला जाता है। तो उसमें रड लगा के अस्थि को क्या किया जाता है, दोनों साइड से दोनों अस्थि को एक दूसरे से पिन के सहारे, मीन्स कहा जाए तो रड के सहारे जो है जोड़ा जाता है और उसी में जो है स्केलेटल ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे वजन, पुली, रस्सी आदि साधनों द्वारा अस्थि को उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मान गया किसी का जो हड्डी है वो कई भागों में टूट चुका है, इधर उधर बिखर गया है, तो उन सभी हड्डी को एक साथ एक सीध में लाकर इस ट्रैक्शन के द्वारा एक सीध में रखा जाता है पुली के माध्यम से, वजन के सहारे, ताकि हड्डी इधर से उधर ना हो, और फिर उसमें पिन के सहारे या रड के सहारे रड लगाया जाता है अंदर में और जो है अस्थिभंग का उपचार किया जाता है। तो ही है अस्थि स्थिति में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः यह जो है स्केलेटन अंदर हड्डी में रड या पिन लगाते समय, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया है, अंदर कई भागों में टूट गया है, तो उसको एक सीध में लाने के लिए, रखने के लिए जो है रड पिन के थ्रू अस्थि का इलाज किया जाता है। और ये ट्रैक्शन, स्केलेटन ट्रैक्शन उसमें सहारा देता है लगाने में, एक सीध में रखने के लिए, एक स्थिति में लाने के लिए स्केलेटन ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। और स्किन ट्रैक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये अस्थायी इलाज के लिए, हल्का फल्का इलाज के लिए स्किन के ऊपर से जो है पट्टी के सहारे पुली में बांधकर और एक सीध में खींचा जाता है, जिससे अस्थायी इलाज होता है स्किन ट्रैक्शन में। लेकिन स्केलेटल ट्रैक्शन का उपयोग कहाँ होता है? जहाँ हड्डी में रड लगने वाला हो, पिन लगने वाला हो, वहाँ इसका उपयोग होता है खींचने के लिए और एक सीध में रखने के लिए। तो यही होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। और आपका यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अभी देखे हैं स्किन ट्रैक्शन। तो ये ट्रैक्शन भी पढ़ लिए और हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।